बेन स्टोक्स की जो रिटायरमेंट है इसके बाद ये कितना चैलेंजिंग होगा उनके लिए? बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है कि इंग्लैंड में कोई टीम पहला टेस्ट हारने के बाद सीरीज़ जीत गई हो, लेकिन इसमें इंग्लैंड का अपना बहुत बड़ा किरदार है। पहला मैच उन्होंने आसानी से जीत लिया, उसके बाद जब वो बेन स्टोक्स का वो नाइट क्लब वाला इशू आया, उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। वो एक दो ड्रिंक तो इंग्लैंड में नॉर्मल है, और मैच के बाद गए थे वो वहाँ बाहर गए थे गालिबन, साथी खिलाड़ी के साथ वहाँ कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ। उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया इस चीज़ को कि कर्फ्यू टाइम की खिलाफ वर्जी की है, और फिर बेन स्टोक्स नाराज़ हो गए, नाराज़ हुए। मैच वो जाहिर है दूसरा उनके बगैर खेले, कुछ प्लेयर इंजर्ड हुए, हार गए लोग। तीसरे मैच में वो वापस आए, लेकिन फिर वो बीच में उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी मैं रिटायर हो रहा हूँ, और कैप्टनसी भी ज़ाहिर है अपना ये ख़त्म कर रहे थे वो। फिर वो ओपनिंग करने के लिए आ गए दूसरी इनिंग में। तो बहुत नॉन सीरियस क्रिकेट इंग्लैंड की तरफ से हो रही थी। और बेन स्टोक्स जो हैं वो तो ज़ाहिर है बहुत उनकी खिदमात हैं, लेकिन उनके ऊपर भी तनकीद तो हुई, कुछ चीज़ें उन्होंने जिस तरह से अभी मामला सामने आए। लेकिन जो कोच हैं मैकुलम, वो और जो डायरेक्टर हैं इनके रॉब की, उनकी भी पोजीशंस अब खतरे में पड़ गई। एक आदमी को तो फंसाया है, दूसरे भी तो हैं। और ये डिसिप्लिन ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ये देखना चाहिए कि क्या वाकई ये इस चीज़ से कोई टीम की ऊपर फ़र्क पड़ा था, या ड्यूरिंग द मैच गए थे वो था। लेकिन इस चीज़ को इन्होंने खुद ही बढ़ाया इंग्लैंड ने, और उसका नुकसान उनको ये उठाना पड़ा कि सीरीज़ उनके हाथ से निकल गई। सही। जाहिद साहब, अब अगर हम बात करें आयरलैंड से सीरीज़ हारने के बाद इंडिया का जो है वो अब इंग्लैंड से T20 जो है मैचेस खेलेगी। इंडिया को वैसे रिसेंट 2 झटके भी लगे थे, लेकिन अब क्या समझते हैं इस मोराल के साथ, और फिर इंग्लैंड के पिचेस पर इंडिया के लिए सीरीज़ कितनी मुश्किल होगी? देखिए उधर जब इंडिया की टीम का ऐलान हुआ था, क्योंकि जाहिर है मीडिया उनका पीछे तो पड़े रहता है, कभी कभार शक पड़ती है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा वगैरह जो है कबल अज़ वक्त जो है उनकी रिटायरमेंट होगी। फिर इनके जो है 2 मेन प्लेयर हैं जो इस वक्त पांड्या बाहर बैठे हैं या बुमराह अनफिट हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको याद होगा, मैं सुन रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर ने कहा था कि इंडिया के पास इतना स्टफ़ है, इतना रॉ मटेरियल मौजूद है कि 2 टीमें अगर टूर्नामेंट में हो तो फाइनल भी यही खेल रही होंगी। तो बड़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने अपनी टीम को भेजा था, शायद ईजी भी लिया उन्होंने कि आयरलैंड जो है वो तो ज़ाहिर है किसी गिनती में नहीं है कि इंडिया को जीतेगी। वहाँ फिर एक नहीं 2 मैचेस हार गए। अब उसका प्रेशर तो होगा यकीनी तौर पर टीम पर, लेकिन इंग्लैंड की टीम को टेस्ट टीम तो हारी है। हैरी ब्रोक अब जो है उनके कैप्टन हैं, टीम में चेंजेस भी हैं। शहरयार इंडिया के कप्तान हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया की पिचेस भी डिफरेंट हैं और उनके ग्राउंड निस्बतन छोटे हैं। तो आयरलैंड की कंडीशंस डिफरेंट थी और आयरिश टीम ने अपने हिसाब से कंडीशन से बनाई हुई थी। तो यहाँ पे एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता है। लेकिन पूरी दुनिया की, इंडिया की, और मैं समझता हूँ कि मेरी भी नज़रें इस पे होगी सूर्यवंशी को मौका देते हैं या नहीं देते। इतनी हाई मिल चुकी है और ऐसी परफॉर्मेंस है सूर्यवंशी की कि उनको देखना चाहते हैं कि अगर वो मैच खेलते हैं तो किस हद तक वो अपनी टीम के लिए स्कोर में इजाफा करते हैं और किस हद तक वो अपनी फॉर्म दिखाते हैं। क्योंकि IPL में आपको याद होगा हायर स्कोरर थे, 750 से ज़्यादा उन्होंने रन बनाए थे। अच्छा यूसुफ, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रेड बॉल कैंप की बात करते हैं। रेड बॉल कैंप जो है ख़त्म हुआ है, आप क्या समझते हैं अब इसके बाद टीम का ऐलान होगा, कौन से प्लेयर्स हमें मजबूत नज़र आ रहे हैं और हमें कितना बेनिफिट हुआ इस कैंप से? देखें, इस प्री सीज़न रेड बॉल कैंप का मकसद ये था कि खिलाड़ियों की फ़िटनेस का म्यार उसको बेहतर किया जाए, स्किल में वो खामी उनको दूर किया जाए। NCA के कोचेज़ और कौमी कोचेज़ ने इन पर मेहनत की है। लड़के भी बड़े, हमने देखा कि सख्त गर्मी के बावजूद वो मेहनत करते दिखाई दिए। मकसद सिर्फ यही था कि जो ICC टेस्ट चैम्पियनशिप में हमारी जो इस वक्त परफॉर्मेंस है वो बहुत नीचे है, हम सबसे आखिरी नंबर पर हैं, इसको कैसे बढ़ाया जाए। तो यही एक तरीका होता है कि कैंप आप मुख्तलिफ छोटे छोटे लगाएं जिसमें जो खामियां उनको दूर करने की कोशिश की जाए। फिटनेस मसाइल भी इतनी तौर पर हमने देखे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी खिलाड़ी सारे फिट हो चुके हैं। शकील भी हमने देखा आज बैटिंग कर रहे थे, मोहम्मद रिजवान का भी फिटनेस टेस्ट क्लियर आया, तो दोनों टीम सिलेक्शन के लिए भी दस्तयाब हैं। तो अगर एक अच्छी टीम पाकिस्तान की वहाँ पर जाती है वेस्ट इंडीज़, उसके बाद इंग्लैंड में हमें खेलना, तो इतनी तौर पर ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदा हो सकता है। टीम का ऐलान चूँकि अब 6 या 7 तारीख को होना, उससे पहले आज जो कैंप ख़त्म हो गया है, फिर यही लड़के 8 तारीख को वहाँ पर इकट्ठे होंगे इस्लामाबाद में। 9 तारीख से फिर 3-4 दिन के लिए वहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद इनकी रवानगी हो जाएगी। और वेस्ट इंडीज़ में हमने 2 टेस्ट मैचेस खेलने, उसके बाद फिर हमने इंग्लैंड आना है, वहाँ पर 3 टेस्ट मैचेज़ हैं। तो मजमूई तौर पर अब ये देखने में आया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूँकि अब तनकीद की ज़्यादा जद में रहा है टेस्ट मैचेस की वजह से, तो अब उन्होंने एक फ़ैसला भी किया कि जब टीम का ऐलान होगा तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए किया जाएगा। मीडिया को तमाम सवालात करने की इजाज़त होगी। जो सेलेक्टर वो बताएंगे किस खिलाड़ी को किस बेस पर ड्रॉप किया और किस खिलाड़ी को किस बुनियाद पर उन्होंने टीम का हिस्सा बनाया है।
सही, ठीक है। सलीम साहब, मोहम्मद रिजवान, साउथ शकील, ये इनकी फ़िटनेस जो है वो टीम के लिए कितनी पॉजिटिव न्यूज़ है? और इसके साथ साथ अगर हम ओवरसीज़ कंडीशन की बात करें, उसके लिए हमें उन कंडीशंस को देखते हैं वो हमें स्पेशलिस्ट प्लेयर चाहिए, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स चाहिए, कैसी सिलेक्शन होनी चाहिए? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, सिलेक्शन ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक्सपीरियंस प्लेयर भी हों, क्योंकि जो नए प्लेयर हैं नो डाउट उन्होंने पिछली जो सीरीज़ हुई थी उसमें बेहतर परफॉर्म किया था, लेकिन अब्दुल्ला ने भी, अजान ने भी, लेकिन हम उनके ऊपर पूरा डिपेंड नहीं कर सकते। उसमें भी हमने देखा था एक दो अच्छी इनिंग खेली, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा डाउनफॉल आया था। उसमें उनकी गलती भी नहीं है, अभी सीख रहे हैं। ख़ास तौर पे वेस्ट इंडीज़ में और इंग्लैंड में भी हमें ज़रूरत पड़ेगी पुराने प्लेयर्स की, लेकिन अब ये देखना है कि ये प्लेयर भी जाके कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो रिसेंट फॉर्म हमने देखी सऊद की हो या रिजवान की, दोनों की इतनी अच्छी नहीं थी। सऊद की तो काफ़ी ख़राब फॉर्म है और बाहर की कंडीशन में वैसे ही उनको स्ट्रगल करते हैं वो। रिजवान ने एक आध अच्छी इनिंग खेली, लेकिन विकेट कीपिंग में हमने वाज़े तौर पर महसूस किया कि उनके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो वीक हुए हैं। तो लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि ज़रूरत तो पड़ेगी, एकदम से नए लड़के ले जा नहीं सकते। बाबर आजम पे बहुत ज़िम्मेदारी होगी, और इसी के साथ सलमान अली आगा एक ऐसे प्लेयर हैं जो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करने की अहलियत रखते हैं, लेकिन वो एक जमूत सा आ गया कि वो ख़ुद भी इस चीज़ को मानते हैं कि 70-80 करते हैं फिर आउट हो जाते हैं। और टेस्ट क्रिकेट तो ये बात है कि 300 भी करो आप, उसमें 200 भी करो, 150, 200 आगे जाओ, तो होपफुली कोई बड़ी इनिंग इस तरह नज़र आएगी। फिर शान मसूद ओवरऑल और इंग्लैंड में उनको काफ़ी, तो होपफुली वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन वेस्ट इंडीज पर पेसर्स को बिल्कुल कैसे ठीक है, लेकिन जो हमारी इस वक्त एक्सपेक्टेशंस हैं टेस्ट सीरीज़ को लेके, जाहिद साहब, अगर हम उन एक्सपेक्टेशंस की बात करें और सिलेक्शन की बात करें, आपको लगता है ये कैंप कितना सक्सेसफुल रहा? जो फिटनेस के हवाले से भी ये लगाया क्या, और अब सिलेक्शन को लेके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? हिफ्ज़ा, देखें, शदीद गर्मी आपको पता है इन दिनों, आप खुद लाहौर में पड़ रही थी, इसके दौरान ये कैंप लगाया गया, लेकिन ज़ाहिर है कैंप में बहुत कुछ सीखते हैं। फिर 2 प्लेयर अनफिट थे, जो यूसुफ साहब ने आज बताया कि उन्होंने खुद देखा, वो 100% फिट दिखाई दे रहे थे। वेस्ट इंडीज़ अपने मुल्क में आसान टीम नहीं है, एक मुश्किल टीम है। इसके बाद इंग्लैंड का भी टूर है, नो डाउट इंग्लैंड की टीम जो है वह न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ तो हारी है, लेकिन टफ़ टाइम देगी। फिर जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के मैचेज़ हैं उसमें देखें, पाकिस्तान रैंकिंग में गालबा 9वें नंबर पर है, 9 टीमें आखिरी नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान को अच्छा खेल पेश करना होगा, क्योंकि इससे पहले जो पाकिस्तान ने 2 टेस्ट बांग्लादेश में खेले उसमें काफ़ी मायूस किया। फिर जो अभी तक की इतलात हैं वो यही है कि शाहीन अफरीदी, नसीम शाह इसमें शामिल नहीं होंगे, नए प्लेयर्स आएंगे। मोहम्मद अब्बास से आज यूसुफ साहब ने इंटरव्यू भी किया है, मोहम्मद अब्बास लाजमी हिस्सा होंगे, खुरम शहजाद होंगे, उबैद शाह का नाम लिया जा रहा है, मोहम्मद अली हैं। तो फास्ट बॉलर्स लगता है वेस्ट इंडीज़ में ज़्यादा तगड़े होंगे, और हमारे सोर्सेज ये भी बताते हैं हो सकता है कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड की टीम में 1 या 2 प्लेयर्स की बाद में तब्दीली की जाए जब वेस्ट इंडीज़ का दौरा मुकम्मल हो जाए। और सेम ये भी हो सकता है कि सेम टीम जो है इंग्लैंड भी खेलने के लिए जाए। साजिद खान जो है स्पिनर्स में एक ऑटोमेटिक चॉइस दिखाई देते हैं, पर इब्रार भी उनके साथ हैं। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इन्हिसार जो है पाकिस्तान को बैटिंग लाइन पे होगा कि किस हद तक वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं वहाँ। सही, लेट्स सी कि जो हमारी कंडीशंस को लेकर सिलेक्शन की जाती है, टीम किस तरह से मैनेज की जाती है। होप फॉर द बेस्ट। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सलीम साहब, आपसे बात जानना चाहूँगी, हम बात करें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ की। न्यूजीलैंड की सीरीज़ की विक्ट्री की सबसे बड़ी वजह क्या समझते हैं, और फिर इसके बाद बेन स्टोक्स की जो रिटायरमेंट है, इसके बाद ये कितना चैलेंजिंग होगा उनके लिए? बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है कि इंग्लैंड में कोई टीम पहला टेस्ट हारने के बाद सीरीज़ जीत गई हो, लेकिन इसमें इंग्लैंड का अपना बहुत बड़ा किरदार है। पहला मैच उन्होंने आसानी से जीत लिया, उसके बाद जब वो बेन